हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिसलेनियस टॉपिक में से दो बड़े टॉपिक और बचे थे। मैंने कहा था इसको बाद में बताऊंगा क्योंकि प्रैक्टिकली बड़े क्वेश्चन होते हैं। हालांकि आईएमपी बिल्कुल भी नहीं है, कई सालों में एक बार आते हैं, यानी इनका आस्किंग रेशो जो है वो बहुत ही कम है। फिर भी मैं दोनों के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको समझाता हूं। और वो था अपना नोट्स में पेज नंबर 6 पर पॉइंट नंबर 6 कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट बाय कंपनीज इन लिक्विडेशन टू शेयर होल्डर्स अंडर सेक्शन 46। ये बात मैंने एक बार और कहीं आपको समझाई थी, अगर आपको याद हो तो आप पेज नंबर 3 पर आते, पेज नंबर 3, वहां पर ट्रांजेक्शंस नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर में फर्स्ट पॉइंट यही बताया था मैंने कि जब कंपनी लिक्विडेशन में हो और वो अपनी असेट डिस्ट्रीब्यूट करे शेयर होल्डर्स को, ठीक है, बात लिक्विडेशन की हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन किसको हो? शेयर होल्डर्स को, क्रेडिटर्स को नहीं। तो कंपनी जब लिक्विडेट होती है तो यकीनन ऐसे ही होता है कि सारी एसेट सेल आउट होती है। उसमें जो पैसा आता है वो पैसा आप 1 बाय 1 किसको देते हैं? वो आप 1 बाय 1 लायबिलिटीज, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग टैक्सेस, इन सबको पे, यानी सारे लायबिलिटीज को पे ऑफ करने में। और इसके लिए भी कंपनीज एक्ट में रैंकिंग दे रखी, किसे पहले देना है किसे बाद में। ये बात हमने सेकंड ग्रुप में लिक्विडेशन चैप्टर में पढ़ी थी। सबको पेमेंट हो गया, उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो किसका? शेयर होल्डर्स का। तो लिक्विडेशन में कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स को पैसा देगी, कैश देगी और कभी कभी प्रॉपर्टी भी देगी, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो समझना है। लेकिन आप सोचोगे कि सर आपने तो कहा था इट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, एंड नॉट ट्रांसफर मींस नॉट टैक्सेबल। बिल्कुल सही बात है, लेकिन किसके हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगा? कंपनीज के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होगा, बिकॉज कंपनी डिस्ट्रीब्यूट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इट्स असेट्स टू शेयर होल्डर्स। तो ट्रांसफर कौन हुआ? कंपनी। तो कंपनी के हैंड्स में कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब तक के सारे क्वेश्चन में हमने ट्रांसफर के हैंड्स में टैक्स लगाया, जो बेचता है, जो देता है, उसको टैक्स देना पड़ता है। तो यहां कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बांट रही है। सपोज बहुत बड़ी जमीन होती कंपनी के पास, लैंड, तो कंपनी ने उस लैंड में से क्या किया? अपने शेयर होल्डर्स को उनके शेयर के प्रोपोर्शन में लैंड अलॉट कर दी। तो अब ऐसी कंडीशन में कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना है, बिकॉज इट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। यहां उल्टा बता रहा हूं मैं आपको, शेयर होल्डर्स के हैंड्स में टैक्स लायबिलिटी बता रहा हूं। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन आपको समझ में आएगा, लॉजिक के हिसाब से वही सही भी। तो उसके लिए आए आप पेज नंबर 6 पर नोट्स में, और नोट नंबर भी 6 है अपना। इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिंघानिया में नहीं दिया हुआ है और स्टडी मटेरियल में भी नहीं दिया है। फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं इसका। कैपिटल गेन, तो फर्स्ट बुलेट में लिखा असेट एंड कैश डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों असेट एंड कैश डिस्ट्रीब्यूटेड आर नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनीज बिकॉज इट इज नॉट ट्रांसफर अंडर सेक्शन 46, बट इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। और कैसे टैक्सेबल? तो मैंने उसका फॉर्मेट लिख रखा है आपको। तो पहले ये लॉजिक समझ लेते हैं कि सर ये बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर क्यों? तो मैं आपको क्लियर बात बताता हूं। नंबर 1 सुनना मेरी बात को, कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी की बैलेंस शीट में इधर शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बस ये बसता, सारी लायबिलिटी पे ऑफ हो गई। असेट्स में मान लो इनके पास लैंड बची हुई है और कैश बचा हुआ, बस बाकी सब। तो बाकी सारी असेट बिक गई, सारी असेट बिक गई, है ना। कुछ असेट बची, उसमें से एक लैंड मान लेते हैं और कैश बचा हुआ है। तो कंपनी कैश डिस्ट्रीब्यूट करेगी शेयर होल्डर्स को, और लैंड, या तो लैंड को बेच के जो पैसा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, या लैंड ही डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो नहीं हो सकता। तो हम बात दोनों की कर रहे हैं, इसलिए फिर फर्स्ट बुलेट फिर से पढ़ लेना। असेट एंड कैश डिस्ट्रीब्यूटेड आर नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। तो कंपनी के हैंड्स में कोई टैक्स नहीं, बिकॉज इट इज नॉट ट्रांसफर। एक नोट लिख के आगे बढ़ जाओगे। बट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर,
क्यों? रीजन बताता हूं। रीजन ये है कि इनके पास कंपनी के क्या थे? शेयर्स थे, शेयर होल्डर के पास। अब जब कंपनी बंद हो गई है, जब कंपनी बंद हो गई है, इसका मतलब इन्होंने अपना शेयर कंपनी को देके बदले में इनसे कैश और लैंड ले लिया। यानी एक तरीके से शेयर बेचना हुआ ना। कंपनी में इनका राइट था, ये शेयर क्या दिखाता है? राइट दिखाता कि हम ऑनर है। अब ऑनरशिप खत्म, तो ऑनरशिप यानी राइट जा रहा है, बदले में क्या आ रहा है? कैश और लैंड। तो सही मायने में शेयर होल्डर्स के एंड्स में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हुए, इन्होंने शेयर ट्रांसफर किए, तभी तो कंपनी बंद हो पाई। तो इसलिए कंपनी के एंड्स में टैक्स नहीं लग रहा है। किसके एंड्स में टैक्स लग रहा है? शेयर होल्डर, बिकॉज शेयर ट्रांसफर्ड बाय शेयर होल्डर्स टू कंपनी इन कंसिडरेशन ऑफ कैश और काइंड। ये लॉजिक है इसके पीछे। बात समझ आई? क्लियर है मेरे हिसाब से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो कंपनी के हैंड्स में तो ये लाइन लिख के खत्म कर देना, और शेयर होल्डर के हैंड्स में। अब शेयर होल्डर के हैंड्स में कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? तो शेयर होल्डर ने शेयर्स खरीदे होंगे कभी, तो आज से साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल पहले, तो इनकी कॉस्ट ऑफ इक्विशन होगी। और बदले में क्या मिल रहा है इनको? लैंड एंड कैश। तो ये हो गया इनका सेल्स कंसिडरेशन। एक तरीके से इन्होंने शेयर सरेंडर कर दिए और बदले में कंपनी से कैश ले लिया। तो कंपनी से जो कैश लिया है वो सेल्स कंसिडरेशन हो जाएगा कैश, और लैंड लिया तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, और खरीदे थे तो कॉस्ट माइनस कर देंगे, कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है अल्टीमेट। तो अब मैं इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के वहीं पर इस थ्योरी के वहीं पर एक फॉर्मेट लिखा है आपको। टोटल सेल्स कंसिडरेशन इक्वल टू कैश एंड फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी। तो कंपनी अगर लैंड दे रही है और कैश, तो कैश तो कैश आ जाएगा डायरेक्ट, और लैंड दे रही, मान लो इसको 1 बीघा जमीन मिल गई, ठीक है, तो उस 1 बीघा जमीन की फेयर मार्केट वैल्यू, ये हो गया आपका टोटल सेल्स कंसिडरेशन। लेस क्या करने के लिए कहा? अमाउंट रिसीव्ड, यहां स्टार बना है, यही मेन पॉइंट है। अमाउंट रिसीव्ड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रीटेड एज डिम्ड डिविडेंड 222C। ये मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में समझाता हूं। और तब आया नेट सेल्स कंसिडरेशन, और इसी के नीचे आप चाहे तो लिख सकते हैं लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, एक तो ये डिविडेंड वाला पॉइंट दिया उन्होंने 222C वाला, ठीक है, इसको लेस करने के बाद जो आएगा उसमें से कॉस्ट लेस कर दोगे, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल। यानी अब तक आप क्वेश्चन में सेल्स कंसिडरेशन में से सीधे इंडेक्स कॉस्ट लेस करते आए, इन बीच में नई बात आ गई, बस इसी के लिए मुझे क्वेश्चन करवाना है, ये समझ लो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आप ये क्वेश्चन पूरा एक बार ढंग से या तो लिख ले अपनी कॉपी में। लिख इसलिए के लिए कॉपी में क्योंकि ये ना सिंघानिया में अपने पास ना स्टडी मटेरियल में है, इसलिए एक बार आप इसको ढंग से लिख लें। बहुत पहले स्टडी मटेरियल में था, और हो सकता है कि एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में कहीं हो, तो आप देख लेना। तो मेरे हिसाब से तो अभी आप फिलहाल आप कॉपी में लिख लें इसको, और नोट्स में भी पेज नंबर डालना अपनी कॉपी का कि इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सो पेज नंबर, तो याद रहेगा। क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के आप इसको समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों, फॉर्मेट से समझ में नहीं आती कुछ चीजें, मैंने आपको कहा था। तो आप इसको लिख लें। अब देखें इस क्वेश्चन में है क्या। इस क्वेश्चन में ये है, तो कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन में मिस्टर रघु purchased 10,000 equity shares of AB Avenue Private Limited on 25th March 2005 for 1,20,000। मिस्टर रघु एक असेसी है, मिस्टर रघु असेसी, इन्होंने 25 मार्च 2005 को 1,20,000 रुपए की कॉस्ट में ये असेट खरीदी थी। ठीक है, ये शेयर्स खरीदे थे इन्होंने, तो शेयर्स की कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन क्या हो गई आपकी? कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन ये हो गई। फिर क्या हुआ? कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन 31 जुलाई 2019। द फॉलोइंग इज द समराइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। अब कंपनी की बैलेंस शीट में आप ध्यान से देखो, कंपनी की बैलेंस शीट में
क्या लिखा हुआ है? कंपनी की बैलेंस शीट में एक तरफ 60,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 इज 6 लाख रुपए के। रिजर्व्स एंड सरप्लस है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है आपके पास 40 लाख रुपए के, 40 lakhs। और लायबिलिटी फॉर इनकम, लायबिलिटी फॉर इनकम नहीं, वो इनकम टैक्स होगा, लायबिलिटी फॉर इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स पेबल रह गया होगा इनका 8,22,212 रुपए। इतनी छोटी सी एक बैलेंस शीट दे रखी है। और इस तरफ एग्रीकल्चर लैंड दे रखा है, एग्रीकल्चर लैंड दे रखा अर्बन एरिया में, अर्बन इसलिए बोला रुपए। और कैश इनके पास जो है, कैश एट बैंक 32,22,212, 32,22,212 इतना कैश पड़ा हुआ है। ये पोजीशन है इनकी। फिर क्या बोल रहे हैं? द असेट्स रिमेनिंग आफ्टर डिस्चार्ज लायबिलिटी फॉर इनकम टैक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। तो रियली भी नहीं भी कहे तो भी आपको क्या करना है, जब तक आप लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं करोगे तब तक आप शेयर होल्डर्स को नहीं दे सकते। शेयर होल्डर्स का नंबर सबसे लास्ट में आता है। तो अगर यहां कोई रिमेनिंग एक दो लायबिलिटी, ज्यादा नहीं देंगे वो, बड़ा क्वेश्चन अगर देंगे तो लिक्विडेशन चैप्टर जैसा हो जाएगा वो। इसलिए इस कंडीशन में क्या होगा आपको कि इक्विटी शेयर्स और रिजर्व्स एंड सरप्लस के बाद एक दो लायबिलिटी जो दे, तो सबसे पहले मैं इस कैश में से इस लायबिलिटी को सेट ऑफ करूंगा, यानी लायबिलिटी का पेमेंट कर देता हूं। तो अगर ये 8,22,000 रुपए यहां से हटा के और मैं इसमें से पेमेंट कर देता हूं, ठीक है, तो यहां लिख देते हैं 8,22,212 रुपए का पेमेंट हो गया। अब आपके पास नेट कैश जो है, नेट कैश एट बैंक 8,22,000 का पेमेंट हो गया आपका। तो अब नेट कैश आपका बचेगा 24 लाख, 24 लाख रुपए। ठीक है, बात समझ आई यहां तक? तो ये आखिरी लायबिलिटी का भी पेमेंट हो, यानी मैं हटा दूं इसको, कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने लिखा था। तो लायबिलिटी, और भी कोई लायबिलिटी होती और पढ़ लेते हैं अगर नीचे कोई लायबिलिटी आए तो क्या लिखा हुआ? असेट रिमेनिंग आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी फॉर इनकम टैक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर होल्डिंग। तो जो पैसा बचा है आफ्टर लायबिलिटी वो इन शेयर होल्डर को इनको प्रोपोर्शन में दे दिया। प्रोपोर्शन मतलब 60,000 शेयर थे, इसके पास कितने हैं? इसके पास, रघु के पास शेयर्स थे कितने? 10,000 शेयर्स थे, 10,000 शेयर थे। तो 60 में से 10,000 इसके ना 1/6 इसको मिलेगा। बाकी के शेयर किसी और के पास होंगे, किसी और 1,000 शेयर होंगे, 2,000 शेयर होंगे, सबको ये पैसा और ये एग्रीकल्चर प्रोपोर्शनेट बांट दिया। द मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, इसकी मार्केट वैल्यू, मार्केट फेयर मार्केट वैल्यू इसकी जो है वो कितनी है? 60 लाख, 60 लाख रुपए। बुक वैल्यू 22 है, बुक में 22 है, लेकिन मार्केट में कितनी है? 60 लाख। द एग्रीकल्चर लैंड रिसीव्ड एज अबव वाज सोल्ड बाय मिस्टर रघु ऑन 28 Feb 2020 15 लाख। डिस्कस द टैक्स इंप्लीकेशंस इन द हैंड्स ऑफ कंपनी एंड मिस्टर रघु। तो इन द हैंड्स ऑफ कंपनी का आप एक नोट लिख दोगे, इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, इट इज नॉट ट्रांसफर अंडर सेक्शन 46, हेंस नॉट टैक्सेबल। तो कंपनी के हैंड्स में तो आपने टैक्स स्टेटमेंट लिख दिया, नॉट ट्रांसफर, नॉट टैक्सेबल। अब बात करते हैं इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रघु। रघु के हैंड्स में क्या टैक्स लायबिलिटी? तो रघु के हैंड्स में टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं रघु के लिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर असेसमेंट, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, कि ये कंपनी लिक्विडेट हुई तो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन किया, किस दिन किया? तो ऊपर लिखा था 31 जुलाई 2019, कंपनी ने 31 जुलाई 2019, यानी कि ये ईयर हुआ आपका 1920 और 2021 आपका असेसमेंट ईयर हो गया। तो इट डिपेंड्स ऑन दिस, ठीक। अब मैं आपके लिए ये हटा देता हूं, यानी मेरे रिवाइज बैलेंस शीट अगर कहें तो बैलेंस शीट ये रही आपकी,
रिवाइज बैलेंस शीट 66,000 46,000 46,000। तो सारी लायबिलिटी का पेमेंट हो जाने और भी कोई लायबिलिटी नीचे एडजस्टमेंट में दे, मान लो देयर इज इंक्रीज इन इनकम टैक्स लायबिलिटी 50,000, तो वो 50,000 भी माइनस कर देना। फिर उसकी एंट्री क्या होगी? अगर मान लो ये तो अंदर दी थी लायबिलिटी इसलिए मैंने डायरेक्ट एंट्री कर दी, एडजस्टमेंट में दी होती, ठीक है, तो उसकी एंट्री फिर ये होती प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू टैक्स पेबल 50,000 एक्स्ट्रा, और फिर 50,000 रुपए का टैक्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, ये एंट्री होती है ना। यानी डायरेक्टली सही मायने में क्या इफेक्ट आता है? एक तो P&L ये रिजर्व सरप्लस कम हो जाता 50,000 से, उधर कैश 50,000 से और कम हो जाता, एडिशनल लायबिलिटी होती, तो बैलेंस शीट से बाहर एडजस्टमेंट में दी होती, तो ये ध्यान। उसका दो इम्पैक्ट, मैंने फिर बोला प्रॉफिट भी कम होगा, तो प्रॉफिट भी सी, यानी आप पूरी जो भी एडजस्टमेंट दिए हुए हों, ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं आएंगे, एक या दो एडजस्टमेंट मुश्किल से होंगे, उनको करने के बाद रिवाइज शॉर्टकट बैलेंस शीट बना लेना। इससे बड़ी बैलेंस शीट नहीं बनेगी, इधर आपको ये दो चीज मिलेगी, इधर आपको दो तीन चीज से ज्यादा नहीं मिलेगी, ठीक। अब मिस्टर रघु को क्या मिला बदले में? सेल्स कंसिडरेशन। तो मिस्टर रघु को सेल्स कंसिडरेशन क्या मिला? सेल्स कंसिडरेशन इक्वल टू क्या क्या मिला? नंबर एक, कैश मिला होगा। कैश कितना मिलेगा? 24 लाख में से पूरा इसको मिलेगा क्या? नहीं, 24 लाख रुपए जो है वो 60,000 शेयर्स के, इसके पास कितने हैं? 10,000, तो 1/6 इसको मिलेगा, तो 4 लाख रुपए ये मिले। और क्या मिलेगा? और मिलेगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी, कंपनी से जो असेट मिली, एग्रीकल्चर लैंड, डिवेंचर भी हो सकते, कुछ भी हो सकता है यहां पर, तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 60 लाख, तो 60 लाख का भी 1/6 इसको मिलेगा, 60 लाख का 1/6 यानी कि 10 लाख रुपए, तो टोटल मिलाकर इसको 14 लाख रुपए मिले हैं, 14 लाख रुपए मिले इसको 14 में। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से सोचो, क्या ये 14 लाख रुपए जो इसको मिले, ये सारे इसके शेयर्स के बदले में मिले या थोड़ा प्रॉफिट के बदले में मिले? मैंने हमेशा कहा कॉमर्स में ये डेबिट क्रेडिट या बैलेंस शीट क्या बताता? तराजू बताता। ये 46 लाख रुपए देना था, ये लायबिलिटी साइड है। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, तो कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को देना था, ये लायबिलिटी थी कंपनी की, इसलिए कंपनी ने चुकाया। तो ये सारा पैसा कंपनी ने इनको बांटा, लेकिन इसका मतलब ये कि शेयर्स के लिए पैसा दिया और इस 40 लाख के बदले में भी तो दिया। यानी कंपनी लिक्विडेट नहीं होती, कंपनी लिक्विडेट नहीं होती तो इसके बदले में पैसा नहीं देती, इसके बदले में अगर पैसा देती है, रिजर्व्स में से अगर पैसा शेयर होल्डर में बांटा जाता है तो उसे हम डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंड। तो यानी ये जो इसको टोटल मिला के 14 लाख रुपए मिले हैं, ये प्योर शेयर्स के कारण नहीं मिले, ये इसको प्रॉफिट के कारण भी मिले, यानी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी आ गया। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ accumulated profit is treated as dividend under section 222C। तो याद होगा ये सेक्शन मैंने आपको डिम्ड डिविडेंड अदर सोर्सेस में डिम्ड डिविडेंड 222A B C D E 5 पॉइंट होते थे, ई वाला पॉइंट समझाया था, सी वाला यहां पर। तो जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा आफ्टर एडजस्टिंग ऑल लायबिलिटीज एक्सेट्रा, तो ये 40 लाख के बदले में, इसका मतलब इसको जो 14 लाख रुपए मिले उसमें से थोड़ा प्रोपोर्शन ये, तो 40 लाख रुपए है 60,000 शेयर पे, तो इसके 10,000 शेयर पे कितना है, इसका भी क्या कर लेंगे? 1/6 कर लेंगे, तो 40 लाख रुपए का 1/6 6 लाख, ये डिविडेंड है, यानी ये डिविडेंड के बदले मिला, और डिविडेंड तो एग्जेम्प्ट होता है, शेयर होल्डर के हैंड्स में क्या होगा? एग्जेम्प्ट, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 10 लाख रुपए तक का डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता, बता दें 10 से ज्यादा होता तो टैक्सेबल होता,
लेकिन यहां पूरा लिखता, मान लो यहां 16 लाख होता तो मैं 16 लाख पूरा माइनस करता है। वो डिविडेंड का पॉइंट अदर सोर्स में आएगा, ये 16 लाख यहां से पूरा हटके वहां जाएगा, फिर वहां 10 लाख एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, 6 लाख टैक्सेबल। ऐसा ये मत सोचना कि सर यहां से 10 ही लिखेंगे क्या, ऐसा नहीं, यहां पूरा लिखो आप जितना आ रहा है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं सपोज यहां पे 11 लाख आता तो मैं पूरे 11 लिखता हूं माइनस, बचा हुआ नेट हो जाता। ये 11 चले जाते कहां, अदर सोर्सेस में, वहां अदर सोर्सेस में 11 में से 10 लाख पर एग्जाम्पशन मिल जाता, और 1 लाख जो बचते, 1,66,667 उसके ऊपर टैक्स लग जाता 10%, 115 BBDA सेक्शन। तो फिलहाल हमारे पास कितना है, 6,666 है। तो 14 लाख रुपए में से इसको मैं माइनस कर देता हूं, अब बचे 7,33,333। सही मायने में आपको 40 लाख डिविडेंड मिला, और 6 लाख के बदले में तो आपको 2 चीजों की शेयरिंग मिल रही थी, तो उसमें से डिविडेंड वाली शेयरिंग हटा दी। अब जो आया ये सही मायने में शेयर्स के बदले में आया है आपको, तो सही मायने में सेल्स कंसिडरेशन ऑफ शेयर्स ये हुआ। और इसमें से अब आप अपने इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्विशन लेस कर दें। लॉन्ग टर्म थे, कब के खरीदे हुए, 2005, कौन सा ईयर है, 4-5 है, ध्यान से देखना, 4-5 में 1,20,000 में खरीदे, तो 1,20,000 इंटू 289 डिवाइडेड बाय 4-5 का इंडेक्सेशन देख लेते हैं। 4-5 का इंडेक्स 113 इंटू कर दो आप, तो 3,06,903 नेट आ गया 426 430 ठीक है। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्लियर बात, ये कंसेप्ट आपको समझना चाहिए था, स्टेप समझ लेना आप, मैं क्या बोल रहा हूं, कंसेप्ट भी समझाया, स्टेप भी समझाइए कि आपको सारे लायबिलिटी हटाने के बाद नेट पोजीशन देखना है, ठीक है ना। और नेट पोजीशन इस तरीके से देखना है, और अगर ये असेट नहीं मिलते तो सिर्फ कैश लेता मैं, कैश नहीं होता सिर्फ असेट होती, सिर्फ असेट ले, जो भी मिले, दोनों मिले तो दोनों लो, एक मिले तो एक लो, जो भी मिलेगा। लेकिन जो मिला वो 2 कारण से मिला, थोड़ा प्रॉफिट के कारण से मिला, तो जो प्रॉफिट के कारण से मिला वो तो डिविडेंड हो, जो शेयर्स के कारण मिला वो सही मायने में सेल्स कंसिडरेशन होगा फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड इंडेक्सेशन अवेलेबल। ये गलती, स्टेप याद रखो, एक स्टेप बढ़ गई बस यहां पर। अब इसने क्या किया, ये तो हुई एग्रीकल्चर लैंड, इसको मिलने की बात है ना। कब मिला इसको एग्रीकल्चर लैंड, 31 जुलाई 19 को मिला, जिसको इसने कितनी कास्ट पे लिखा, यहां पे कितने पे लिखा इसने, 10 लाख पे लिखा। ये लैंड इसने बेच दिया, ये भी एक क्वेश्चन में आप देखो, ये लैंड बेच दिया इसने, लिखा है क्वेश्चन में, कब बेचा इसने, ये लास्ट सेकंड लास्ट पैराग्राफ, एग्रीकल्चर लैंड रिसीव्ड एज अबव वाज सोल्ड बाय मिस्टर रघु ऑन 28 Feb 2020। फरवरी 20 को बेच दिया है, इसी साल बेच दिया इसने, फरवरी 20 है ना, इसी साल बेच दिया, तो इसी साल कंटिन्यू, इसी में, इसी ईयर में सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन एरिया। अगर ये रूरल एरिया में होता, रूरल एरिया में होता तो, रूरल एरिया में अगर होता तो इस पर टैक्स ही नहीं लगता, लेकिन यहां लगता कि नहीं, तो यहां तो लगता, क्योंकि यहां तो रिसीव्ड वाले बात है, रिसीव्ड तो कुछ भी हो सकता है, अर्बन हो या एग्रीकल्चर कुछ भी आ सकता है, तो यहां तो लेते, रूरल होता तो भी लेते, लेकिन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया इज नॉट अ कैपिटल असेट। तो ट्रांसफर के समय हमेशा होता है, लेते समय नहीं, देते समय। तो अभी अर्बन है, इसका टैक्सेबल है, कितने में बेच दिया इसने इसको, 15 लाख में बेच दिया लेस। अब अभी लिया इसने, अभी लिया और अभी बेच दिया इसी साल, जबकि लैंड बिल्डिंग में 24 महीने का रूल है, तो शॉर्ट टर्म हुआ ना, ये शॉर्ट टर्म हुआ तो सीधे सीधे क्या लेस कर दूंगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानेंगे, बुक वैल्यू मानेंगे कि फेयर वैल्यू, तो बुक वैल्यू से तो मतलब ही नहीं ना, जब हमने लिया 10 में, ही माना क्या हमने कि 10 में आया, कितने में आया हमारे पास, 10 में,
शेयर के बदले में जमीन है कितने की, 10 की, तो 10 ही कॉस्ट होगी ना। 5 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल, ये है आपका कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक, एक बार और रिवाइज करके देख लेना आप लोग, कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। हर बात मैंने डबल डबल बोली। अब चलते हैं एक और पॉइंट पर, स्लम सेल पर, सेक्शन 50B पर। अब आते हैं हम स्लम सेल पर। ये भी मैंने एक बार आपको बताया था नोट्स में, कहां बताया था आपको, मैंने बताया था आपको इंडेक्सेशन नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म असेट, यानी लॉन्ग टर्म होने के बाद भी इंडेक्सेशन नहीं होगा। वहां बताया था कि स्लम सेल पर इंडेक्सेशन नहीं होगा, सेक्शन 50B लिखा था, और बोला था मैंने उस वक्त कि मैं बाद में इसका क्वेश्चन करवाऊंगा। चलिए पेज नंबर 7 पॉइंट नंबर 9, स्लम सेल सेक्शन 50B। स्लम सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ वन और मोर डिवीजन और डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग, कुछ भी आप अपनी पूरी कंपनी का कोई एक डिवीजन, पूरी कंपनी नहीं बेच रहे, कंपनी का कोई एक डिवीजन, एक डिपार्टमेंट, एक अंडरटेकिंग यानी एक फैक्ट्री सेल आउट कर रहे हैं अगेंस्ट लमसम कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरिंग कंसिडरेशन फॉर ईच असेट एंड लायबिलिटी सेपरेटली। हर एक असेट का अलग अलग आपने कंसिडरेशन डिसाइड नहीं किया कि मैं बिल्डिंग इतने में बेच रहा हूं, स्टॉक इतने में दे रहा हूं, डेटर्स इतने में दे रहा हूं, ऐसा आपने उस पूरे अंडरटेकिंग का लमसम सौदा कर दिया इकट्ठा कि आप तो ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के में मशीन, ये फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री शेड, सब कुछ आपका इतने इतने रुपए दे दिए। तो जब इस तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उसे हम कहते हैं सम सेल। अब पहला क्वेश्चन ये कि सर इसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे डिसाइड करेंगे। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिसाइड करने का सिंपल सा तरीका है कि वो अंडरटेकिंग, वो डिवीजन, वो फैक्ट्री आपने कब इंस्टॉल की थी, कब स्टार्ट की थी और कब ट्रांसफर कर रहे हैं आज। ये हो गया आपका। अगर इस पीरियड के बीच में 36 महीने हो गए हैं तो शॉर्ट टर्म, और 36 महीने से एक दिन भी ऊपर हो गया है तो लॉन्ग टर्म। तो फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, ये दोनों के बीच में अलग अलग असेट नहीं हो सकता। उसकी मशीन मैंने अभी खरीदी हो तो हो सकता है फैक्ट्री शेड मैंने 10 साल पहले लगाया, मशीन तो भी 1 साल पहले खरीदी, तो ऐसा अलग अलग नहीं। यानी आपने जब भी वो फैक्ट्री इंस्टॉल की फर्स्ट टाइम सोच लो, उसका असेट तो बहुत बार खरीदी होगी आपने बीच बीच में, तो एक एक असेट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना, तो इंडिविजुअल असेट वाइज तो करना ही नहीं है। तो उसमें कोई शॉर्ट टर्म असेट हो तो भी कोई मतलब नहीं। आप तो पूरे डिवीजन की बात करो, फैक्ट्री, अंडरटेकिंग, डिवीजन, कब आपने एस्टेब्लिश किया था और आज कब ट्रांसफर किया। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट टू द डेट ऑफ ट्रांसफर। इफ देयर इज मोर देन 36 मंथ देन इट इज ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। बट इवन इफ लॉन्ग टर्म, नो इंडेक्शन अवेलेबल, तो लॉन्ग टर्म लिखूंगा बट इंडेक्शन नहीं करूंगा। ठीक, तो जब इंडेक्शन नहीं करना तो फिर तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, सेल्स कंसिडरेशन। और सेल्स कंसिडरेशन भी लमसम आ जाएगा, यानी अलग अलग तो आएगा नहीं कि उस फैक्ट्री शेड का अलग आए, फिर डेटर्स का अलग आए, स्टॉक का अलग आए, मशीन का अलग आए, फर्नीचर का अलग आए, नहीं, सबका एक साथ आएगा तो एक दिया होगा। इसलिए आप फॉर्मेट देखूंगा क्या लिखा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बीइंग लमसम कंसिडर, तो वो इजीली मिल जाएगा आपको। लेस क्या करते हैं हम, सेलिंग एक्सपेंसेस हमेशा लेस करते हैं, वो माइनस कर देंगे। और फिर लेस क्या करना है, तो सेल्स कंसिडरेशन के बाद सेलिंग एक्सपेंसेस लेस कर दिया आपने, फिर मैंने कहा कॉस्ट ऑफ इक्वेशन लेस करेंगे, क्योंकि इंडेक्सेशन तो आप देते ही नहीं ना, तो इंडेक्सेशन नॉट अवेलेबल, इंडेक्सेशन तो मिलेगा ही नहीं, तो कॉस्ट ऑफ इक्वेशन लेस करना है बस मुझे, बस यही खेल है, कॉस्ट ऑफ इक्वेशन निकालना, क्योंकि पूरी डिवीजन बिक रहा है तो उसमें असेट भी होगी, लायबिलिटीज भी होगी, असेट भी बहुत सारी होगी, डेप्रिशिएबल असेट भी होगी, नॉन डेप्रिशिएबल असेट भी होगी, यानी उसकी एक सेपरेट बैलेंस शीट होगी। तो क्या लिखा है, लेस नेट वर्थ ऑफ अंडरटेकिंग, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, उसी को बोलते हैं। तो नेट वर्थ इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो नेट वर्थ निकाल लो, वही कॉस्ट है। तो नेट वर्थ कैसे आएगी, नीचे लिखा है नेट वर्थ, इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट, जिन जिन असेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा, ब्लॉक कॉन्सेप्ट लगेगा, सेक्शन 32 वाला, वो बिजनेस सेट का, तो उस कंडीशन में WDV लेना पड़ेगी हमें ऑफ ब्लॉक ऑफ कंपनी एज ए होल।
और ब्लॉक ऑफ इंडिविजुअल अंडरटेकिंग विच एवर इज लोअर। ये बात मैं भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाता हूं। कुल मिलाकर डब्ल्यूडीवी लेना है, डेप्रिशिएबल एसेट में क्या लेना है, डब्ल्यूडीवी। इन केस ऑफ अदर एसेट यानी जिन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, लैंड, डेटर्स, है ना, बिल्स रिसीवेबल, इन पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो इन सब की क्या लेना है, बुक वैल्यू एक्सक्लूडिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन नहीं लेना है, क्योंकि रिवैल्यूएशन में तो व्यक्ति अपनी कॉस्ट बढ़ा लेगा, रिवैल्यूएशन करके तो वर्थ बढ़ा लेगा, वर्थ बढ़ा के कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी तो गेन कम हो जाएगा, इसलिए रिवैल्यूएशन परमिसिबल नहीं। ठीक है, लेस क्या करना है, लायबिलिटी ऑफ सच अंडरटेकिंग, कंपनी की नहीं, लायबिलिटी सिर्फ किसकी, उस डिवीजन की इंडिविजुअल लायबिलिटी दी हुई होगी वो माइनस कर दो, तो उसी की एसेट और उसी की लायबिलिटी माइनस कर देंगे, नेटवर्थ आ जाएगी। ठीक, कंसेप्ट छोटा सा है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें। इसके लिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं, देखो आप। ये वाला क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में भी है ना, ये ऐसे में आपको मिलेगा। तो स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको। क्या लिखा हुआ है, मिस्टर ए इज ए प्रोप्राइटर of Akash Enterprises having 2 units. He transferred on 1st April 2019 his unit number 1 by way of slum sale for the total consideration of 25 lakh. 2 यूनिट में से 1 यूनिट बेच दी, 25 लाख लम सम ले लिए, है ना। द एक्सपेंसेस इंकर्ड 28,000। तो 2 पॉइंट तो हमेशा बड़े आसानी से लिखेंगे, 25 लाख रुपए ले लिए और 28,000 रुपए एक्सपेंसेस हो गए, इसमें कोई खास बात नहीं, सारा खेल उस नेट वर्थ का है बस। अब उनकी 31 मार्च के दिन की आपको बैलेंस शीट कैसे दे रखी, देखो आप जब भी क्वेश्चन आएंगे तो यूनिट वाइज देंगे, डिवीजन वाइज देंगे, जिस डिवीजन का बेचा उसको अलग से देंगे और बाकी डिवीजन का अलग देंगे। तो क्या लिखा है, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, बिल्डिंग, मशीन, डेटर्स, अदर एसेट, 4 चीजें इनके पास एसेट साइड में। लायबिलिटी में क्या है, लायबिलिटी में कैपिटल है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है फॉर बिल्डिंग ऑफ यूनिट 1, बैंक लोन है 70% फॉर यूनिट 1 एंड क्रेडिटर्स 25% फॉर यूनिट 1। तो लायबिलिटी साइड में उन्होंने 2 कॉलम नहीं बनाए, कोई बात नहीं, इनर कॉलम में दे तो दिया ना यूनिट नंबर 1 के कितने, तो आप अलग अलग कर लेना। अब रिवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रिएटेड बाय रिवाइजिंग अपवर्ड रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन तो हमें लेना नहीं है। नो इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ असेट इज कंसिडर, तो वैसे भी स्लम सेल में इंडिविजुअल वैल्यूएशन होता ही नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। 25 लाख इकट्ठे आ गए, बस बात खत्म। इस 25 लाख में डेटर का कितना है, असेट का कितना, हमें कोई मतलब नहीं उससे। अदर असेट ऑफ यूनिट 1 इंक्लूड पेटेंट, अदर असेट इंक्लूड पेटेंट, पेटेंट इंटेंजिबल असेट, डेप्रिशिएबल ऑन 1st July 17 फॉर 50,000 ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज। तो एक डेप्रिशिएबल असेट इन्होंने बता दिया आपको, बस क्वेश्चन इतना ही। तो अब इसको करने का तरीका समझें आप अच्छे से। करना इस तरीके से है कि नंबर 1 तो ये कि सेल्स कंसिडरेशन ले लेते हैं, सेल्स कंसिडरेशन वो होगा लमसम, लमसम है 25 लाख रुपए। इस 25 लाख रुपए में से आप सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे 28,000, 28,000 रुपए, यह आ गया 24,72,000 नेट कंसिडरेशन। अब लेस करना है मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो इंडेक्सेशन अवेलेबल नहीं, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल टू कितना, क्या होता है, नेट वर्थ, क्या होता है, नेट वर्थ। बस ये नेट वर्थ ला दूंगा मैं, तो ये मेरा कैपिटल गेन आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म क्यों, क्योंकि ये हमने ट्रांसफर कब किया, 1 अप्रैल 19 को, और ये एस्टेब्लिश कब किया था, फिलहाल इन्होंने लिखा नहीं है कुछ, लेकिन नीचे लाइन से लिख रहा है, देखो इसमें 3rd नंबर पॉइंट से लग रहा है कि यूनिट नंबर 1 इंक्लूड पेटेंट एक्वायर्ड ऑन 1st जुलाई 17 में खरीदे थे। इसका मतलब ये एस्टेब्लिशमेंट पुराना है, तो हम लॉन्ग टर्म अज्यूम कर रहे हैं इसको। अब मुझे सिर्फ नेट वर्थ की वर्किंग करना है, वर्किंग नोट नंबर 1 में आता हूं मैं।
वर्किंग नोट नंबर 1, नेट वर्थ वन निकालना है। तो नेट वर्थ का कंसेप्ट मैंने आपको बताया, असेट माइनस लायबिलिटी, सीधी सी बात, असेट माइनस लायबिलिटी। तो पहले मैं नॉन डेप्रिशिएबल की बात कर लेता हूं, वो इजी रहते हैं इसलिए। देखो असेट साइड में बिल्डिंग पर यूनिट नंबर 1 की बिल्डिंग 12 लाख रुपए की दे रखी, बिल्डिंग 12 लाख रुपए की दे रखी है, 12 लाख के लेता हूं। हालांकि बिल्डिंग डेप्रिशिएबल होती है, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन नहीं, तो आप क्या अज्यूम करोगे? आप ये अज्यूम करोगे कि ये डब्ल्यूडीवी है, और ब्लॉक बिल्डिंग का जो ब्लॉक है उसके डब्ल्यूडीवी यानी डेप्रिशिएशन हो चुका है। ठीक है, मशीन में भी ही मानना पड़ेगा। मशीनरी में भी क्या अज्यूम करोगे? डब्ल्यूडीवी, क्योंकि अलग से कोई कॉस्ट दे नहीं रखी है। तो 3 लाख रुपए ये ले लेते हैं, 3 लाख रुपए ले लेते हैं। डेटर्स 1 लाख, डेटर्स 1 लाख, डेटर्स तो इजीली आ जाएंगे। डेटर्स हो, प्रीपेड हो, बिल्स, सारे रियल असेट। ठीक है, फिक्टिस असेट नहीं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या अंडरराइटिंग कमीशन असेट साइड में होता है कई बार, वो नहीं, वो तो फिक्टिस असेट होती है। फिर है अदर असेट। अब अदर असेट में ये कह रहे हैं कि अदर असेट्स में क्या इंक्लूड है? अदर असेट्स में नीचे 3rd नंबर पॉइंट पढ़ना, अदर असेट इंक्लूड पेटेंट एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 50,000 ऑन विच नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज। यानी पूरे 50,000 रुपए ही इंक्लूड है, क्योंकि अभी तक डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। तो हम अलग कर देते हैं इस अदर असेट, 1.5 लाख के अदर असेट में से पेटेंट अलग कर दो आप, तो अब बची कितनी अदर असेट? 1 लाख। और पेटेंट अलग से लिख देता हूं, पेटेंट। तो पेटेंट की डब्ल्यूडीवी लाना पड़ेगी मुझे। तो 50,000 रुपए जो है पेटेंट के, ये कब के हैं? जुलाई 2007 के, जुलाई 2007 के। तो 50,000 रुपए पर, ये तो जुलाई 2017 के, सॉरी 7 के नहीं, 17 के हैं, 7 के नहीं है। तो 17 में 17-18 कौन सा ईयर है? 17-18, 17-18 में जुलाई मतलब मोर देन 180 डेज। वो भी याद रखना है आपको, इतना ध्यान से। वो ब्लॉक कंसेप्ट सेक्शन 32 पेटेंट पर 25% के ब्लॉक में आता है, इंटेंजिबल असेट्स हमें से किस में आती है? 25% के ब्लॉक में। तो अगर यहां लेस देन 182 डेज होता, सॉरी 180 डेज, लेस देन 180 डेज, तो हम हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगाते। लेकिन जुलाई से लेके मार्च 18 तक, मतलब ये तो मोर देन 180 डेज हो जाएगा, तो 25% डेप्रिसिएशन लगा देते हैं यहां पर। 12,500, 37,500। फिर 18-19 का भी निकाल देते हैं 25% डब्ल्यूडीवी मेथड से। तो 37,500 रुपए पर, 37,500 पर 25%, 9375। अब कितना बचता है? 28,125, 28,125 रुपए। ये डब्ल्यूडीवी हमारी 1 अप्रैल 19 की। तो जिस ईयर में आप ये पूरा क्वेश्चन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर 1920, इस ईयर की स्टार्टिंग तक क्या आना चाहिए? ये डिवीजन आपने भले मिड ऑफ द ईयर बेचा हो, आपने हो सकता है डिवीजन तो एंड में बेचा, 20 में बेचा, फरवरी मार्च में, तो भी आपको कहां तक आना? सिर्फ स्टार्टिंग तक आना है। तो डब्ल्यूडीवी, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी तक आना है बस। ये ओपनिंग डब्ल्यूडीवी आपको यहां लेना है। तो जो डेप्रिशिएबल असेट होगी उनको ऐसा करना, डब्ल्यूडीवी लेना। इन दो केस में कुछ लिखा नहीं था, इसलिए मैंने क्या अज्यूम कर लिया? डब्ल्यूडीवी। मॉड्यूल में भी किया होगा, आप देखना, अजम्पशन लिया होगा निश्चित तौर से। इनमें भी अगर पुरानी दी हुई होती तो मैं उसको भी डेप्रिशिएट करते। बिल्डिंग पे 10% रेट है और मशीन पे कितनी? 15 करता। और एक प्रॉब्लम, ये तो किसी भी बुक में कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं बनाया है, लेकिन मैं बताता हूं मेरे माइंड से कि एक लॉजिक और रहता है जो सीए फाइनल लेवल पे शायद आपको देखने को मिलेगा, कि ये पेटेंट का डब्ल्यूडीवी आ गई। ये तो इस डिवीजन के पेटेंट थे। किस डिवीजन के थे? इस डिवीजन के। जबकि कंपनी जब रिटर्न भरती होगी तो डिवीजन वाइज डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। कंपनी एक असेसी और एक असेसी का एक ब्लॉक, तो पेटेंट इंटेंजिबल असेट का एक ब्लॉक होता होगा, उसमें ये वाला पेटेंट भी आ जाता होगा 50,000 का। और हो सकता है यूनिट नंबर 2, ये तो यूनिट नंबर 1 का था, यूनिट नंबर 2 का भी कोई पेटेंट होता, फिर उस पर डेप्रिसिएशन लगाते।
और हो सकता है यूनिट नंबर 2 का कोई पेटेंट बेच दिया होता, सोल्ड आउट, बिक जाता। तो आपको याद होगा बेचते तो माइनस करते हैं, तो हो सकता है उनमें से अगर यूनिट नंबर 2 का बेच दिया होता, आपने बेच दिया होता, तो कंपनी का ओवरऑल ब्लॉक हो सकता है 28,125, और उसमें से आपने यूनिट 2 वाला बेचा, यूनिट 1 वाला नहीं बेचा, यूनिट 2 वाला। लेकिन ब्लॉक कंसेप्ट में तो मशीन 1 मशीन 2 से कोई मतलब ही नहीं होता है, पूरा ब्लॉक एक ही कहलाता है। तो इसमें पेटेंट कॉपीराइट कुछ भी हो, सब में से टोटल कॉस्ट आ गई, और मान लो इसमें से बेच दिया होता 10,000 का, तो अब डेप्रिसिएशन कितने पे लगता, 18 पे, तो WDV 18 आती, और यू इंडिविजुअल कितने आ रहे 28, तो विच एवर इज लोअर। जो मैंने लिखा है मेरे नोट्स में उसका कंसेप्ट ये, ठीक है। क्या लिखते हैं मैंने, आप पूरा ओवरऑल ब्लॉक कंपनी एज ए होल मैंने लिखा है, पूरी कंपनी का ब्लॉक निकालते, जितना पुराना होता उसको WDV तक आते, यहां तक WDV तक आते। और हो सकता था यूनिट नंबर 2 की कोई एक असेट बेच दी होती इस ब्लॉक की, तो आप क्या करते, माइनस करते, तो ब्लॉक की वैल्यू कम हो जाती। तो कभी कभी एक्सेप्शनली ऐसा होता है कि कंपनी की ब्लॉक वैल्यू कम है और आपकी इंडिविजुअल ज्यादा है। तो जब कंपनी की कम है तो आप ज्यादा कैसे ले सकते हो, आप अपने एसेट की वैल्यू ज्यादा कैसे कह सकते हो, जब कंपनी की में ही ओवरऑल वैल्यू 18 आ रही तो उस कंडीशन में 18 लेना पड़ता। बट इतना टिपिकल क्वेश्चन ना मॉड्यूल में दिया है और ना कहीं सिंघानिया बुक या कहीं दिया है, तो क्यों हम इसके झंझट में पड़े, ठीक है। इसलिए आप सिंपल याद रखें कि जो जो असेट डेप्रिशिएबल होगी उनकी WDV बाहर लिखना है बस, और देंगे वो WDV। हो गया एसेट। लायबिलिटीज लेस लायबिलिटी में क्या क्या है, लायबिलिटी में आप देख, अच्छा एक और बात, नीचे रिवोल्यूशन रिजर्व लिखा हुआ था, चलो इस तरफ लिखा हुआ मान लेंगे, तो इधर रिवोल्यूशन रिजर्व लिखा है फॉर यूनिट नंबर 1 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का रिवोल्यूशन रिजर्व है इनमें से, तो 3 लाख रुपए रिवोल्यूशन रिजर्व हटा दो, या तो असेट में से माइनस कर दो या फिर यहां, ठीक है। तो बिल्डिंग में रिवोल्यूशन रिजर्व था, तो इस 12 लाख रुपए में से 3 लाख हटा के 9 लाख लिख दिया हम, यहां पे ऊपर ही कर देता हूं, चलो मैं इसको, तो ये 12 लाख रुपए में से 3 लाख रुपए हटा के 9 लाख रुपए, तो रिवोल्यूशन रिजर्व हमेशा एक्सक्लूड कर देना, क्लियर। फिर आगे चलते हैं। अब लायबिलिटी मोर क्या, बैंक लोन है 70% यूनिट 1 के लिए, तो 2 लाख में से 70% बैंक लोन, 2 लाख का 70% यानी 1,40,000 यूनिट 1 का। और क्रेडिटर्स 1,50,000 में से 25% यूनिट 1 के यानी 37,500 के, ये माइनस कर दो आप, तो ये आ गई नेट वर्थ। कितने आ गई नेट वर्थ आप देख लें, 9 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 1,28,000, 1,40,000, ठीक है, और 70% 177, मतलब ये हो गया 12,50,625, 12,50,625 रुपए नेट वर्थ आ गई। ये माइनस कर देता हूं 12,21,375, ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए। तो आज जो दोनों क्वेश्चन समझाया उसमें मैं आपको बिल्कुल स्टेप समझाना चाहता हूं, स्टेप याद रखें। स्लम सेल वर्ड याद रह जाएगा, सेक्शन 50 भी याद रह जाएगा, बहुत अच्छी बात। सेक्शन नहीं भी याद रहेगा तो कंसेप्ट याद रहना चाहिए कि सेल्स और एक्सपेंसेस तो दिए होंगे, नेट वर्थ का एक कंसेप्ट है कि डेप्रिशिएबल असेट लेंगे हम WDV पर आफ्टर रिवोल्यूशन रिजर्व, अदर असेट हम टेक करेंगे बुक वैल्यू पर माइनस लायबिलिटीज, एनी लायबिलिटीज, ठीक है। चाहे वो क्वेश्चन बैलेंस शीट के अंदर दिए हो या बाहर दिए हो, कहीं भी लायबिलिटी अगर है उस डिवीजन की जिस डिवीजन को आपने सेल किया, दूसरे डिवीजन की कुछ भी नहीं लेना है। बस ये नेटवर्थ अगर सही आ गई तो यहां लिख देना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्लियर। एक क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको इसका इसी स्क्रीन पर, तो आप वो मुझे होमवर्क में करके बताइएगा, है ना। यहां अपना मिसलेनियस टॉपिक का ये 2 पॉइंट बचे हुए थे, ये भी मैंने कंप्लीट करवा दिया, यानी आपने कुल मिलाकर नोट्स में पेज नंबर 7 तक कुल मिला 11 पॉइंट, 11 पॉइंट मैंने बताया आपको, अलग अलग टाइप के, सब वेराइटी है। आप इन सबको रिवाइज करो, मैं फिर रिवाइज करवा देता हूं। पेज नंबर 5 से आए। सबसे पहले हमने पढ़ा डेप्रिशिएबल असेट सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 एंड 2। फिर हमने पढ़ा कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड सेक्शन 45 सबसेक्शन 2। फिर हमने पार्टनरशिप के 2 सेक्शन पढ़े, बाय पार्टनर टू फर्म एंड बाय फर्म टू
पार्टनर। फिर हमने पढ़ा 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन, उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनहांस कंपनसेशन। फिर हमने पढ़ा पीछे नॉन रेसिडेंट के केस में कैसे आप फॉरेन एक्सचेंज से शेयर्स खरीद के उसको कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं। मिसलेनियस टॉपिक में हमने पढ़ा सेल्फ जनरेटेड एसेट के बारे में। आज पढ़ा हमने कंपनी के बारे में लिक्विडेशन का केस। 7th नंबर में डीमेट फॉर्म, फीफो मेथड। 8th नंबर में इंश्योरेंस क्लेम, ये भी बता चुका हूं पिछले वीडियो में। 9th आज पढ़ा हमने स्लम सेल के बारे में। 10th सेक्शन 50C मोस्ट टाइम पे सेक्शन, आगे भी कई जगह काम आएगी, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया आपको। और 11th नंबर पॉइंट सेक्शन 50CA इन केस ऑफ अनकोटेड शेयर्स ऑनली। बस यहां तक। अब मैं इतना बता दूं कि जितना भी पार्ट मैंने आपको अभी तक कैपिटल गेन में पढ़ाया है ये बेसिक था। वेराइटी वाले क्वेश्चन जरूर थे लेकिन इनकी आस्किंग कम है, इनकी आस्किंग कम है। यानी मैं अगर क्लास होती तो मैं आपको ये बोलता कि जितना भी पढ़ाया है मैंने ये सब आपको बहुत लाइटली याद रखना है। लेकिन अब जो पढ़ाने वाला हूं मैं कैपिटल गेन का की फैक्टर, मैंने हमेशा कहा हर चैप्टर का की फैक्टर बताता हूं मैं, चाहे अकाउंट हो या कोई सा भी सब्जेक्ट हो, और पूरा चैप्टर उस पर घूमता है। तो कैपिटल गेन का मेन कंसेप्ट जो है, मेन जिसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है अक्सर और जो प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको अक्सर काम आता है, वो अब शुरू होगा। तो आप यहां तक कैपिटल गेन रिवाइज कर लें। मैं अगले वीडियो मोस्ट टाइम पे वीडियो डालूंगा, बहुत काम आएगा। आगे के सारे सेक्शन यानी वो है आपके पेज नंबर 8 नोट्स में एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन। मजेदार पॉइंट तो वो है, यहां तक तो हमने कैपिटल गेन कैलकुलेट करना सीखा। अब इसमें से क्या एग्जम्पशन मिल सकता है, तो प्लानिंग तो इसी बात की होती है ना कि एग्जम्पशन कैसे ले जाए। हर व्यक्ति टैक्स बचाने की कोशिश करता है। आप सीए बन जाएंगे उसके बाद भी आपके पास जब लोग आएंगे तो टैक्स बचाने की बात पूछेंगे, तो ये एग्जम्पशन की लिस्ट आपके सामने रहेगी, ये याद होना चाहिए कम से। और एग्जाम में भी अक्सर इनके क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं, ठीक है? तब तक आप रिवाइज करें। थैंक यू सो मच।